एवरीवन, वेलकम टू मोरियास ट्यूटोरियल। लास्ट फार्माकोलॉजी वीडियोस में कोएगुलेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। इस वीडियो में हम एंटीकोएगुलेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड बॉडी के बाहर आने के बाद जैसे कोएगुलेट होता है वैसे ही कभी कभी बॉडी के अंदर भी कोएगुलेट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अनस्टेबल अंजाइना, रूमेटिक हार्ट डिसीज, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस लाइक स्ट्रोक, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मेन कॉज है दैट इज़ ब्लड क्लॉट इनसाइड बॉडी को ट्रीट करना ज़रूरी है। इसी के साथ पैथोलॉजी लैब में भी कुछ टेस्ट होल ब्लड पर की जाती है, जैसे कि प्लाज्मा सेपरेशन के लिए ब्लड लिक्विड फॉर्म में होना ज़रूरी है और इसीलिए इन सभी कंडीशन में ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ऐसे एजेंट्स जो ब्लड को बॉडी के बाहर और अंदर क्लॉट होने नहीं देते। मीन्स एंटीकोएगुलेंट्स, these are the agent that stop the blood from becoming thick and forming clots। एंटीकोएगुलेंट्स के यूज़ पर उसे दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। अगर ब्लड बॉडी के बाहर निकालने के बाद कोएगुलेट नहीं होने देना है तो यूज़ करते हैं इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स, और ब्लड को बॉडी के अंदर कोएगुलेट नहीं होने देना है तो यूज़ करते हैं इन विवो एंटीकोएगुलेंट्स। इन विट्रो एंटीकोएगुलेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं हिपैरिन एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स लाइक सोडियम सिट्रेट, sodium oxalate and sodium EDTA। In vitro anticoagulants further classified on the basis of route of administration: parenteral anticoagulants and oral anticoagulants। Parenteral anticoagulants further subclassified on the basis of mechanism of action: indirect thrombin inhibitors, example heparin and low molecular weight heparin, and direct thrombin inhibitors are lepirudin and bivalirudin। Oral anticoagulants depending on chemical structure divided into coumarin derivatives, example are warfarin and indendione derivatives, phenindione, direct thrombin inhibitor, dabigatran etagilate, and direct factor 10A inhibitors, apixaban, rivaroxaban। चलिए अब हर क्लास को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिपैरिन। वैसे तो ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, हमारे ब्लड में ये ऑलरेडी होता है, लेकिन बाहर से देने वाला अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकोकॉर्टिकोल सल्फेट, जो कि कमर्शियली प्रिपरेशन के यूज़ करते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोवाइन एंड शीप्स लंग्स एंड पोर्सिन इंटेस्टिनल म्यूकोजा। Heparin is non-uniform mixture of straight chain mucopolysaccharide with molecular weight 10,000 to 20,000. It contains two sulfated disaccharide units, D-glycosamine lindoronic acid and D-glycosamine D-glucuronic acid। ये बॉडी में सभी टिश्यूज़ में मास सेल में प्रेजेंट होता है। लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन रिचेस्ट सोर्स है हेपैरिन के। नेक्स्ट देखते हैं कैसे हिपैरिन कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। हिपैरिन एक्टिवेट करता है प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन 3 को। हिपैरिन और एंटीथ्रोम्बिन 3 का कॉम्प्लेक्स बाइंड होता है इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ और इन्हें इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज़्म समझने से पहले आपको कोएगुलेशन
मैकेनिज़्म ज़रूर पता चाहिए और इसीलिए आप मेरा कोएगुलेंट्स वाला वीडियो ज़रूर देखें जो आपको इसी वीडियो के लास्ट में दिया है। हिपैरिन की और भी कई एक्शन हैं, जैसे कि हाई डोज पे ये प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देता और ब्लीडिंग टाइम को भी बढ़ाता है। लो डोज में ये लिपेमिया मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट को क्लियर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन ओरली एब्सॉर्ब नहीं होता और इसीलिए इसे पैरेंटल रूट से दिया जाता है। इसका आईवी इंजेक्शन तुरंत काम करता है, वही सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से 60 मिनट के बाद एक्शन शुरू होती है। हिपैरिन ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में हिपैरिनेज एंजाइम से होता है और मेटाबॉलिक फ्रैगमेंट्स यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं। हिपैरिन के साथ पैरेंटरली पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन को एक ही सिरिंज में मिक्स करके नहीं देना है, क्योंकि पेनिसिलिन ऑलरेडी प्लेटलेट एग्रीगेशन में अल्टरेशन लाता है और इससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। हिपैरिन थेरेपी पर रहने वाले पेशेंट के ब्लड के साथ ब्लड काउंट, फ्रैजिलिटी टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन ऐसे टेस्ट अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जा सकते। हिपैरिन के एडवर्स इफ़ेक्ट्स है, ये ओवरडोज में ब्लीडिंग कॉज करता है जो बहुत डेंजरस कंडीशन है। इसी के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एलोपेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, समटाइम्स हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन दिखाता है। हिपैरिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, अबॉर्शन, पाइल्स, जीआई अल्सर्स, एंडोकार्डिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ऑक्यूलर न्यूरोसर्जरी, लंबर पंक्चर, लिवर सिरोसिस एंड रीनल फेलियर ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मीन्स इन कंडीशन में हिपैरिन थेरेपी ठीक नहीं। अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन को फ्रैक्शनेशन करके फ्रैक्शनेटेड लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन तैयार करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 8000 से कम होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन सिलेक्टिवली फैक्टर 10A और थोड़ा बहुत फैक्टर 2 पर एक्ट करता है। एंटीथ्रोम्बिन 3 फैक्टर पर कुछ चेंजेस करते हुए ये क्लॉटिंग फैक्टर्स 10A और 2A को इनएक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। साथ ही में थोड़ी एक्शन एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन पर भी होती है। अनफ्रैक्शनेटेड जैसे ये ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होने देता और नॉर्मल वे से यूरिन से एक्सक्रीट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन से एडवांटेजियस है, क्योंकि ये 70 to 90% सबक्यूटेनियस रूट से बायोअवेलेबिलिटी देता है, जो अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन से मात्र 20 to 30% मिलती है। दूसरा, ये लॉन्ग पीरियड के लिए एक्शन देता है, जिसकी हाफ लाइफ 4 to 6 आवर्स है। तीसरा, ये क्लॉटिंग टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को प्रोलॉन्ग नहीं करता। और लास्ट, ये ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज नहीं करता। इसे यूज़ करते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, अनस्टेबल अंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में और डायलिसिस के पेशेंट पर कैनुला और शंट मेंटेन करने के लिए। These are the examples of low molecular heparin are enoxaparin, reviparin, nardoparin, dalteparin, parnaparin and ardeparin. Next parenteral anticoagulant is fondaparinux. ये एक सिंथेटिक पेंटा पॉलीसैकेराइड है जिसे एंटीथ्रोम्बिन 3 के लिए एफिनिटी होती है। इससे बाइंड होकर ये 10th फैक्टर को इनएक्टिवेट करता है। सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्ट्रेशन के बाद 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है और किडनी से अनचेंज फॉर्म में ये एक्सक्रीट हो जाता है।
नेक्स्ट, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। ये नए एंटीकोएगुलेंट्स हैं जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन से बाइंड होकर उसे इनएक्टिवेट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर लेपिरुडीन, पिवालिरुडीन एंड अर्गाट्रोबन। अगर हिपैरिन का ओवरडोज हुआ तो हिपैरिन का इफेक्ट एंटागोनाइज करने के लिए प्रोटामिन सल्फेट इंजेक्शन देते हैं, यानी प्रोटामिन सल्फेट हिपैरिन का एंटागोनिस्ट है। प्रोटामिन सल्फेट ये एक प्रोटीन है जो फिश स्पर्म में पाया जाता है। 1 mg IV प्रोटामिन सल्फेट needed to antagonize 100 units of heparin. This is all about parenteral anticoagulants. नेक्स्ट इज ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। ये ड्रग्स ओरल रूट से लिए जाते हैं और विटामिन के की एक्शन को होने नहीं देते। मतलब कि विटामिन के डिपेंडेंट जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी सिंथेसिस में इंटरफेयर करते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये ड्रग्स विटामिन के का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, जिससे प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स की लेवल कम हो जाती है। चलिए देखते हैं कैसे ये ड्रग्स क्लॉटिंग फैक्टर्स को कम करते हैं। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये एंजाइम विटामिन के को ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्विनोन वाई-ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम का कोफैक्टर है। वाई-ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज ग्लूटामिक एसिड का कन्वर्जन वाई-कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में करता है, जो एकमेव ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10 के सिंथेसिस के लिए गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड होना ज़रूरी है और विटामिन के यहाँ कोफैक्टर का काम करता है। मीन्स ओरल एंटीकोएगुलेंट सिर्फ एक एंजाइम को इनहिबिट करके विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस होने नहीं देता। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी नहीं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे वारफेरिन रिड्यूस हुए विटामिन के का ऑक्सीडेशन होने नहीं देता और इस तरह विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस नहीं होती। वारफेरिन ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, मीन्स इसीलिए ये कुछ साइड इफ़ेक्ट शो करता है, जैसे कि ब्लीडिंग लाइक हेमेटूरिया, ब्लीडिंग फ्रॉम GIT, जिसे स्टॉप करने के लिए एंटीकोएगुलेंट थेरेपी स्टॉप करनी पड़ेगी या फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अदर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक स्किन नेक्रोसिस, जो रेयरली होता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स होकर स्किन का एरिया डिस्ट्रॉयड हो जाता है, पर्पल टो सिंड्रोम, पेनफुल पर्पल लीजन्स ऑन द टोज, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में ऑस्टियोकैल्सिन नाम का विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन होता है जो वारफेरिन की वजह से तैयार नहीं होता। देन अदर साइड इफेक्ट्स लाइक अग्रैनुलोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, डायरिया, नौशिया, एनोरेक्सिया। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, पाइल्स, GI अल्सर्स, रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अर्ली प्रेगनेंसी में देने से ये फीटल स्केलेटल डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, ड्रग इंटरेक्शंस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विटामिन के प्रोड्यूसिंग गट फ्लोरा को इनहिबिट करके विटामिन के प्रोडक्शन रिड्यूस करता है, जिससे एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट बढ़ता है। एस्पिरिन को एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशन एक्टिविटी है, जिसे वारफेरिन के साथ देने से ब्लीडिंग रिस्क बढ़ती है। लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, इंडोमिथासिन, फेनिटॉइन एंड प्रोबेंसिड के साथ देने से वारफेरिन प्लाज्मा प्रोटीन से डिस्प्लेस होकर फ्री वारफेरिन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। बारबिचुरेट, रिफैम्सिन एंड ग्लिसोफिल्विन के साथ देने से वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की लेवल इंक्रीज करते हैं, जिससे वारफेरिन की एक्टिविटी कम होती है। नेक्स्ट, एंटीकोएगुलेंट विच डायरेक्टली इनहिबिट द फैक्टर 10A, दैट इज रिवारोक्साबन।
having rapid anticoagulant action within 3 to 4 hours but have short duration of action only to 24 hours. Next, oral direct thrombin inhibitor, that is example is dabigatran etexilate. ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन के कैटालिटिक साइट पर ब्लॉक कर देता है जिससे आगे फाइब्रिन फॉर्म नहीं होता और ब्लड कोएगुलेशन स्टॉप हो जाता है। ये रैपिड एंटीकोएगुलेशन एक्शन प्रोड्यूस करता है बट ओरल बायोबिलिटी इज़ वेरी लो। नॉर्मल हाफ लाइफ 12 to 24 आवर्स है एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ 24 आवर्स। All these oral anticoagulants are used in the treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism, myocardial infarction, unstable angina, rheumatic heart disease, cerebrovascular diseases, vascular surgery, prosthetic heart valves, retinal vessel thrombosis, extracorporeal circulation, hemodialysis and defibrillation syndrome। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग Mourya's tutorial videos and stay with this channel. Thank you very much.